नमस्कार दोस्तों, रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे बीच में वो शख्सियत है जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। नागदा नगर का बच्चा बच्चा जिन्हें जननायक के नाम से जानता है। नागदा खाचोद के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत आज हमारे बीच में है। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दिलीप जी, जब हमारी टीम आपकी विधानसभा में गई तो हमें बहुत आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, तो हमारी दिलचस्पी हुई कि आपसे मिले और आपसे जितने भी सवाल हमें मिले उन सब के बारे में एक एक करके जानकारी लें। सबसे पहले दिलीप जी, मैं जानना चाहूँगा, जब हमारी टीम विधानसभा में गई तो बताया कि दिलीप जी साइकिल से प्रचार करते थे, नौकरी पर जाते थे, नौकरी से आके फिर टाइम निकाल के प्रचार करते थे। यहाँ से खाचरोद जाना बहुत लंबा रास्ता रहता था, तो काफ़ी ऐसी बातें नहीं हमें सामने आई। तो मैं जानना चाहूँगा दिलीप जी, आपने शुरुआती करियर कैसे स्टार्ट करा, भाजपा में क्यों रहे आप, और शुरुआती दिन आपने क्या संघर्ष कराए थे? एक्चुअली क्या है कि जब लाल सिंह जी राणावत साहब सबसे पहला चुनाव लड़े और उस वक्त मेरी उम्र 18 वर्ष भी नहीं हुई थी, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही एक राष्ट्रवादी विचारों वाली पार्टी है जो एक राष्ट्र को अपना सर्वोपरि मानती है, उसके कारण एक मेरा शुरू से ये रुझान था कि मैं एक ऐसे दल में जाऊं जिसके अंदर एक राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान मानते हैं। मेरा एक स्वभाव शुरू से ये रहा है कि मैं कमज़ोर व्यक्ति के साथ ज़्यादा जुड़ना चाहता हूं, कि जो व्यक्ति बहुत ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है, तो उसको मुझे पुशअप करने में खूब मज़ा आता। तो उस वक्त चूँकि नागदा में बालेश्वर दयाल जायसवाल जी और माननीय कन्हैयालाल जी गुर्जर, इनका बड़ा एक नाम था, बहुत बड़े फिगर थे, दोनों कांग्रेस के थे। और उस वक्त हमने कॉलेज में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम कॉलेज में चुनाव लड़े। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हुई कि मेरे बोर्ड वगैरह सब टंग गए थे और मेरे को सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा रहे थे। हमारे कुछ लोगों ने जिद कर ली कि नहीं, सेक्रेटरी तो हम ही लड़ेंगे, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बगावत जैसी स्थिति हुई तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे आप उपाध्यक्ष लड़ा दो, सेक्रेटरी दूसरे को लड़ा दो। और चूँकि कुछ मेरे ही पारिवारिक जैसे लोग थे जो दूसरे दल से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, और उसके कारण मैं 20-22 वोटों से उस वक्त कॉलेज का चुनाव हार गया था। लेकिन मैंने फिर उसको एक अपना मिशन बनाया, लक्ष्य बनाया कि अब हम चूँकि छात्र राजनीतिक में कूद गए तो दूसरी बार मैं सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, और उस वक्त मेरी गिनती नहीं हुई, इतने अधिक वोटों से उस वक्त चुनाव जीता, और यहाँ से मेरी राजनीतिक की शुरुआत हुई। फिर मैं मंडल का अध्यक्ष बना युवा मोर्चे का। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में मैं सबसे कम उम्र का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। फिर मैं 2 बार लगातार या निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा। क्योंकि बहुत सामान्य परिवार से थे, पापा ग्रेसिम में सर्विस करते थे, और उस ज़माने में हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करती, तो उस ज़माने में हमारे पास साइकिल थी, तो मैं साइकिल से पूरे शहर के अंदर घूमता था। और फिर योग से मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश जिले का महामंत्री बना, फिर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना। तो उस ज़माने में हम लोग साइकिल यात्राओं से, साइकिलों से घूमते थे। फिर मुझे पूरे संभाग का इंचार्ज बना दिया। तो मैं, चूँकि मेरी 1984 में नौकरी भी लग गई थी, तो मैंने 3 स्टेज पे संघर्ष करा। मैंने नौकरी भी करी। उस वक्त मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और फर्स्ट ईयर में मुझे सुबह 4 बजे उठ के 5-5:30 बजे जनता जाती थी, तो उससे मुझे रतलाम जाना पड़ता था। रतलाम से मैं 1:30 बजे ट्रेन से आता था, और फिर मुझे आफ्टरनून ड्यूटी करनी पड़ती थी 3 बजे से रात को 11 बजे तक। तो मैं 12 बजे आके सोता था, फिर 4-4:30 बजे उठता था, इसे रतलाम का कॉलेज अटेंड करा। तो मैंने वो शिक्षा भी ली, नौकरी भी करी, और उसी समय मैंने मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी चलाया। तो कई क्षेत्रों के अंदर मैंने एक साथ संघर्ष करा। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब माननीय लाल सिंह जी राणावत जी चुनाव लड़े, तो यहाँ पे एक माननीय मांगीलाल जी शर्मा थे, उनका देहांत हो गया। जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे वो, उस समय उन्होंने बगावत कर दी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी थी। क्योंकि वो बहुत ही दमदार नेता थे, इसके कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम लोग उनके साथ चले गए थे। तो हम जैसे युवा ही लाल सिंह जी के साथ जुड़े, और फिर धीरे धीरे करके हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा। काफ़ी संघर्ष रहा जी शेखर जी, मेरा मूल प्रश्न है, जो आज युवा हैं, जो आज पार्टी में कार्य कर रहे हैं, जो पार्टी में बढ़ रहे हैं, उन्हें वो सब साधन बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं,
पर जो आपके समय 1990 का दशक था या 80 का दशक था, आपका वो बहुत संघर्ष वाला रहा। ये एक बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी 1952 में जमानत बचाने के लिए लड़ती थी। आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत ही नहीं, 2/3 बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए संघर्ष करती है। तो इसलिए उस वक्त तो कार्यकर्ता बहुत कम थे, कांग्रेस के लोगों का बहुत दबदबा था, कांग्रेस के लोगों की बहुत गुंडागिर्दी थी, बहुत आसानी से कार्यकर्ताओं को जुड़ने नहीं देते थे। गाँव में, कई गाँव में हमारे को घुसने नहीं देते थे, कई पोलिंग बूथों पे हमारे साथ उनका अत्याचार होता था, कार्यकर्ताओं के साथ वो बदतमीजी कर लेते थे, साधन नहीं थे। तो वो समय मुझे लगता है कि बहुत तो संघर्ष का समय था। इतना संघर्ष का समय था कि हम कॉलेज का चुनाव लड़ते थे तो 2-2 दिन तक कपड़े ही नहीं बदलते थे। बरसात में चुनाव होता था, गीले हो गए, कहीं रात को लेट सोए तो वहीं सोफे पे थोड़ी बहुत देर सो गए, हमारे शरीर की गर्मी से कपड़े सूख जाते थे। और इससे करके हमने वो संघर्ष का समय देखा है। और उस संघर्ष में ये बात सही है कि वो संघर्ष का समय था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली कि हमारा चरित्र कैसा होना, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं से, जनता के बीच में हम हमारी को कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो वो जो एक समय हमको सीखने का था, उस बहुत सारी चीज़ें हमने जीवन में सीखी। और उसी का कारण है कि आज हम जो हमको पार्टी जवाबदारी देती है, वो जवाबदारी का हम बहुत अच्छे से निर्वहन कर पाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, अभी के कार्यकर्ताओं को ये चीज़ सीखने को है कि संघर्ष में, जैसे कहते हैं ना, तपा हुआ सोने की चमक एक अलग होती है। और इसलिए तुरंत सब कुछ प्राप्त करने के बजाय पहले हमको बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए, और उसके बाद अगर हम किसी लक्ष्य को बनाएंगे तो हमें वो लक्ष्य जल्दी मिलेगा। जब हम आपका राजनीतिक सफर देख रहे थे तो हमें पता लगा कि आप लगभग 2 वर्ष और कुछ महीने सीएम आवास में भी रहे। तो युवा जानना चाहते हैं कि सीएम आवास की कार्यप्रणाली कैसे रहती है और आपने वहाँ आप क्या सीखा, वहाँ पर मतलब आपका कार्य कैसा था वहाँ पर? जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष था और एक बार परिवर्तन यात्रा, माननीय कमल पटेल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस वक्त चूँकि माननीय दिग्विजय सिंह जी का 2 टेन्योर था और ऐसा लगता था कि वो एकदम इस उम्मीद से मुख्यमंत्रित्व काल को कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को कुचल देंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो भी एक संघर्ष का कार्यकाल था। तो परिवर्तन यात्रा जब निकली तो माननीय उमा भारती जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का वो पहला कार्यक्रम था उज्जैन में। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी कि ये कार्यक्रम हमारा भव्य होना था, बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की संख्या अच्छी होनी चाहिए। चूँकि वो कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चे का दिया था, मैं उज्जैन संभाग का प्रभारी था। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये चर्चा करती थी कि 5-6 हज़ार लोग आएंगे, और हम युवा मोर्चे के कार्यकर्ता कहते थे कि 30-35 हज़ार लोग आएंगे। तो बड़ा डिफरेंस था 5-6 हज़ार में और 25-30 और 35 हज़ार के अंदर। मुझसे जो पूछा जाता था मैं दृढ़ता के साथ कहता था 30 हज़ार से ज़्यादा लोग आएंगे। तो लोग, हमारे वरिष्ठ नेता कहते थे, उस वक्त माननीय कप्तान सिंह जी संगठन मंत्री थे, माननीय कैलाश जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कहते थे दिलीप जी ऐसा नहीं हो कि कार्यक्रम हमारा, और चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी रणभूमि में कूदने की तैयारी में थे। लेकिन मुझे आज कहते हुए आपके चैनल पर प्रसन्नता है कि वो 35 हज़ार से ज़्यादा संख्या वाला कार्यक्रम था और उज्जैन शहर का सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक था। सबसे बड़ी बात उसमें प्रामाणिकता ये देखते उस कार्यक्रम की कि इंडिया टुडे जैसी मैगजीन, जो इंडिया की उस वक्त की सबसे पॉपुलर मैगजीन थी, उसने किसी विदाउट मैनेजमेंट के, कोई विज्ञापन नहीं, कुछ मैनेजमेंट नहीं, 2 पेज का कवरेज उस हमारी यात्रा को दिया था। उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जितने टॉपेस्ट लीडर हैं आज की तारीख में, माननीय जोशी जी, माननीय पटोवा जी, माननीय उमा जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय शिवराज जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, जितने बड़े नेता थे सारे लोग उस मंच पे थे। और उस कार्यक्रम में फिर युवा मोर्चे को क्रेडिट मिली, और उसमें चूंकि मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था, संभाग का प्रभारी था, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत यश मुझे भी मिला। तो उसके कारण पार्टी के लोगों की नज़रों में थोड़ा सा एक मेरा चेहरा आया। और फिर जब मध्य प्रदेश में सरकार बन गई तो पार्टी ने तय करा, माननीय उस वक्त माननीय कप्तान सिंह जी संगठन मंत्री थे और संघ की भी एक अपनी भूमिका रहती है हमारे उसमें। तो ये तय हुआ कि 2 लोग हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में काम करेंगे, जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और आनुषंगिक संगठन, जो विचार संगठन, उनके लोगों का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। और मुझे लगता है कि आज जैसे एक विषय चला कई बार कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 साल से कम उम्र वालों को मंडल अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मैं 36-37 साल की उम्र में तो सीएम हाउस में काम कर रहा था। तो उम्र कभी योग्यता की मोहताज नहीं होती है। उम्र कभी ये नहीं कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे और आपकी उम्र नहीं तो आप निर्वहन नहीं कर सकते। और आप मान के चलिए कि उस वक्त हमारी
कई बार वर्किंग रहती थी 17 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे हमारी वर्किंग रहती थी। और पूरे मध्य प्रदेश को हम लोग कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे, सरकार का कई चीज़ें पॉलिसी से संबंधित हो ये सारा। और मुझे लगता है कि वो जीवन का, मेरे जीवन का काम सीखने का स्वर्णिम अवसर था। और उस वक्त मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे, आप किसी से भी पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि उस समय जो इन्होंने काम करा वो कुल मिला के हमें यश ही देंगे। तो काम सीखने का था। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी कृपा मुझ पे करी कि एक ऐसे स्थान पे कि जहाँ लोग घुसने में भी परिश्रम करना पड़ता और वहाँ हम काम करते थे। अब इसी बीच में जब हमारी टीम कर रही थी तो उन्होंने बताया कि आपने उद्योग में भी, मिल में मजदूरी करी है। तो मैं जानना चाहूँगा कितने वर्ष आपने मिल में काम करा और आपका जो कार्य था और आज का जो कल्चर है उद्योग का, कितना अंतर है उसमें? देखो 1984 में मैं जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, क्योंकि मेरी नौकरी तो पहले लग जाती, लेकिन मैं 18 वर्ष के ही नहीं हुआ था। तो उसके कारण नौकरी में करने के लिए 18 वर्ष जरूरी है। तो मैं थोड़ी बहुत देर मैंने ठेकेदारी में काम करा, कहीं पे पेंटिंग का काम करा, कभी इस पिलर को पोतना, कभी इस पिलर को पोतना, ऐसा संघर्ष करा। और जब 18 साल का मैं हो गया, जब मेरी नौकरी लग गई, तो स्वाभाविक रूप से फैक्ट्री, प्राइवेट फैक्ट्री होती तो उसमें तो ये है कि अगर 7 बजे आप नौकरी पे चले गए तो 3 बजे पहले बाहर आप निकल नहीं सकते, उस कैंपस से नहीं निकल सकते। काम भी हार्ड है, चूँकि हाईली केमिकल इंडस्ट्री है, इसलिए काफ़ी रिस्की काम भी रहता था, ध्यान से भी करना पड़ता था, रात्रि में जगना भी पड़ता था खूब। लेकिन ये बात सही है कि उस समय चूँकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ऑटोमाइजेशन भी हुआ लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। पर ये बात सही है कि मेरे जो सहयोगी मेरे साथ में काम करते थे वो मुझे ज़बरदस्त तरीके से सहयोग करते थे और उसके कारण मैं सारे फ्रंटों के ऊपर लड़ता था। शेखर जी, इसी बीच में हमारी जो टीम आपके राजनीतिक सफ़र को देख रही थी तो बात आती है 2013 विधानसभा की। 2013 से 2018 के बीच में आपकी विधानसभा में खूब काम हुए, आपके पूरी नगर की जनता बताती है कि काफ़ी काम हुए हैं। पर 2018 में क्या वजह रही जो आप पराजय रहे? देखो 2018 में एक्चुअली मैं चुनाव हारा नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि सत्य हार गया और झूठ जीत गया जी, मैं उसको ये कहूँगा। क्योंकि क्या हुआ कि 2018 के अंदर हमने जो विकास करा वो विजन वाला विकास करा। हमने ऐसा नहीं कि चाहे जो कुछ भी कर दिया। विकास दो तरह के होते हैं, एक तो जिसके कोई बहुत बड़ी परिकल्पना ही नहीं होती, जनता को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है या बहुत लंबे समय तक लाभ नहीं मिलता। लेकिन हमने हर क्षेत्र के अंदर, हमने स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन करा, हमने सड़कों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करा, हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करा, हमने जल स्तर को बढ़ाने के लिए कई डैमों की योजना बनाई, छोटी छोटी नदियों को 30 से 40 किलोमीटर तक हमने भर दिया। तो हमने सामूहिक विवाह गरीब बच्चियों का करा, जो पूरी धरती पे सबसे अच्छा विवाह है। हमने मुख्यमंत्री स्वच्छा अनुदान से ऐसे लोगों की कि जिन लोगों का जीवन खराब हो जाता, कई लोगों को डॉक्टरों ने कह दिया कि इनका पाँव काटना पड़ेगा, लेकिन हमने जिद कर ली कि नहीं, पाँव नहीं, पैसा जितना भी लगेगा, लेकिन पैसों के अभाव के कारण किसी युवा का पाँव नहीं कटने, ये जिद और जुनून थी। और उसके कारण लोगों ने अप्रिसिएट करा। आज भी अगर आप मेरी विधानसभा में किससे पूछोगे तो यही कहेंगे कि 75 साल की आज़ादी में जितना काम 5 साल में हुआ है, पिछले 70 साल के अंदर उतना विकास का काम नहीं हुआ। लेकिन 2 लाख रुपए भारी पड़ गया। 2 लाख रुपए जो कर्ज माफी था वो मेरे विकास पे भारी पड़ गया। फिर जो समूह लोन, जो हमारी बहनें करीबन 10-15 हज़ार बहनें जो माइक्रो फाइनेंस के समूह लोन चलाती है, उन गरीब सीधी सादी, कई बहनें अनपढ़ भी होगी, उनके मन में कई सपने भी होंगे, लेकिन उन सपनों को चूर करा हमारे वर्तमान के विधायक जी ने। झूठ बोला कि मैं तुम्हारा समूह लोन माफ़ कर दूंगा, और उसके कारण हमारे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10 या 15 हज़ार बहनें सभी कांग्रेस से जुड़ी हुई होगी या बीजेपी से जुड़ी हुई है, कुछ हमसे जुड़ी कुछ उनसे, लेकिन जो हमसे जुड़ी वो भी शायद किसी उस लालच के कारण थोड़ी बहुत बहनें उधर चली गई। फिर जैसे उन्होंने युवाओं को कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो युवाओं में भी काफ़ी कुछ टर्नडाउन हुआ होगा। फिर वृद्धों, विकलांग और इन जो पेंशनधारी हमारी जो हितग्राही रहते हैं जितने भी, उन विधवाओं को, विकलांगों को और वृद्धों को भी ये कहा कि हम तुम्हारी पेंशन 1000 रुपये कर देंगे। फिर एक केंद्र में चूंकि एक एक्ट आया था, और उस एक्ट के कारण ओबीसी और स्वर्ण को ये लगा कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय कर दिया। लेकिन अब वो क्या परिस्थितियाँ थी, लेकिन उसके कारण भी 2000 वोट नोटा के अंदर चले गए। तो मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली सत्य जो था वो सत्य
हार गया और जो झूठ था वो झूठ उस वक्त जीत गया। उसके बाद मुझे लगता है कि सारे कोई नारे नहीं पूरे कर पाई कांग्रेस की सरकार, और अब मुझे लगता है धीरे धीरे जनता उस चीज़ को, सारी चीज़ों को समझने लगी। आप बता रहे हैं अब 2023 आ चुका है, 23 में काफ़ी नए चेहरे भी आ रहे हैं, काफ़ी नए चेहरे प्रयास भी करेंगे। 2023 नागदा खाचोल विधानसभा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, मेरा ये कहना है कि पार्टी का जो निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी का, वो निर्णय सर्वोपरि होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति कोई मेहनत करता है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे खेती में हो, चाहे शिक्षा में हो, किसी भी चीज़ में जब वो परिश्रम करता है तो वो ये चाहते ही कि मुझे अवसर मिले या मुझे उचित स्थान मिले। तो आज की तारीख में चुनाव हारना एक कारण हो सकता है। मैंने कहा ना कि सत्य हार गया, झूठ जीत गया। इसलिए जनता का जो ओपिनियन है, कार्यकर्ताओं का जो ओपिनियन है, वो मुझे लगता है कि मेरे पक्ष में ठीक है, अच्छा है, अधिकतम है। और जिस प्रकार के सारे समीकरण हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के, उसमें मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं ठीक हूं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो जवाबदारी मुझे देगी, जो काम देगी, वो भारतीय जनता पार्टी का हम लोग करेंगे। लेकिन चुनाव हम बहुत ताकत के साथ में लड़ेंगे। हमने 4 साल में बहुत मेहनत करी है। हमारे 2016, 17, 18 में जो काम स्वीकृत हो गए थे, वो काम भी हमने अब चालू कराए। आज भी हम बीमार लोगों का इलाज कराते हैं। कोरोना जैसी महामारी के अंदर वर्तमान के कांग्रेस के विधायक 2 महीने तक यहाँ से भाग गए, छुप गए, और हम जैसे लोग अपनी जान पे भी खेल के हमने जनता को लावारिस नहीं छोड़ा। हमने एक एक सांसों को बचाने की कोशिश करी। हमको भी हमारे मित्र कहते थे, परिवार के लोग कहते थे, जिंदे रहोगे तो राजनीति करोगे, इसलिए क्यों मौत के मुंह में जाते हो, क्यों ये सब कुछ राजनीतिक थोड़ी। लेकिन हमने कहा हमें 70,000 वोट मिले, इसलिए हम जनता को लावारिस नहीं छोड़ सकते। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ में मिलकर जिस प्रकार से कंधा मिला के, चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे मोहन जी हो, माननीय जगदीश देवड़ा जी हो, या भारतीय जनता पार्टी के जिले के या मंडल के हमारे अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, पार्षद हो, सारे लोग ताकत के साथ में भिड़े। और भिड़ने का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी जिंदगियां जो असमय जा रही थी, उन असमय को जाने वाली जिंदगियों को हमने बचाया। शेखर जी, पूरे नागदा खाचो विधानसभा में सबसे ज़्यादा एक आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कोई भी योजना आती है तो वो आप भी उसका क्रेडिट लेते हैं और वर्तमान विधायक भी क्रेडिट लेते हैं। कोई भी एक योजना है तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप बताते हैं कि हम इसको लेके आए, और वर्तमान जो विधायक है वो बताते हैं ये मेरी उपलब्धि है। तो जनता किस पर यकीन करेगी? देखो, बहुत क्लियर फंडा है कि अभी वर्तमान में 2 दिन पहले कृषि उपज मंडी 2017 में स्वीकृत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से स्वीकृत हुई। 2017 में हमने किसानों से जमीन ली, उनको डबल गाइडलाइन से डबल मुआवजा दिया। हमने 2018 में हमने 1,10,00,000 रुपए मंजूर करा दिया, उसकी बाउंड्री वाल हो गया, गेट हो गया। लेकिन 2018 के बाद में कांग्रेस की सरकार नवंबर में बन गई और वो योजना ऐसी कैसी पड़ी रही। और अब अगर हम मेहनत करके स्वीकृत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण, और उसमें मेरी भूमिका भी रहती है स्वाभाविक रूप से। जब मैं माननीय कमल पटेल जी से मिलता हूँ, या MD से मिलता हूँ, या प्रमुख सचिव से मिलता हूँ, अगर चंबल नदी पे 9 का ब्रिज है जिसके 22 में से 18 पिल्लर बन गए मात्र 1-1.5 साल के अंदर, और बाकी 4 पिल्लर 4 साल तक नहीं बने, और अब अगर काम प्रारंभ हुआ, और चूंकि मीडिया में मैं कहता हूँ कि आज मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, आज प्रधानमंत्री से मिला, तो स्वाभाविक रूप से फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। वो रिजल्ट जब आएगा तो हम कहेंगे इसे, क्योंकि कांग्रेस के मित्र ने अपनी सरकार के समय जो पुराने काम स्वीकृत हो गए थे, काम प्रारंभ हो गया तो उनको भी नहीं चला पाए, और नई योजनाएं तो कुछ लाई नहीं। तो जब अपनी सरकार में एक वरिष्ठ विधायक जो एक बहुत जिम्मेदार है, जिसको कांग्रेस की सरकार मंत्री नहीं बना पाई, किसी कारण से वो मंत्री बनना चाहते थे, अगर ऐसा वरिष्ठ 4 बार का अपनी सरकार में अगर 1 रुपया भी नहीं ला पाया क्षेत्र के लिए, तो फिर कैसे कहेंगे वो अपनी सरकार में काम नहीं करा पाए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम हो रहा है तो कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिसमें उनका कोई योगदान ही नहीं है। जल जीवन मिशन माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना है कि हिंदुस्तान में 2024 तक हम हर घर को नल कनेक्शन देंगे। तो दिलीप जी गुजर उसको या कांग्रेस के मित्र कैसे उसकी क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी का, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो मेरी सरकार में और मेरे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्रियों के सहयोग से कोई योजना आती है तो उसके क्रेडिट तो मैं ही लूंगा ना, कांग्रेस के मित्र कैसे क्रेडिट लेंगे।
इसलिए वो तो कुल मिला के देखो, विकास से उनका कोई नाता ही नहीं है, उनका विकास के प्रति कोई आईक्यू नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है, वो कोई किसी प्रकार के भविष्य को लेके योजनाएं नहीं बनाते हैं या जनता को कोई बहुत बड़े जनता को उसका लाभ मिल सके। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि कुल मिला के मैं कोई उनके बारे में कोई बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो एक विजन वाले पर्सन नहीं है। वो उनका एक अपना समीकरण कांग्रेस का यहाँ पे बन गया है, वो जातिगत कहूँ या और किसी से कहूँ, वो एक समीकरण उन्होंने बना लिया। झूठ बहुत बोलते हैं, हाँ ये आश्चर्य की बात है कि 3 बार झूठ बोलने के बाद चौथी बार भी उस जैसे व्यक्ति पे विश्वास, क्योंकि बार बार ठोकर खाने के बाद तो आदमी फिर उस रास्ते से जाता है तो वो सोचते हैं ना कि यहाँ पत्थर है, मुझे 3 बार ठोकर लग गई तब मैं संभल के चलूं। लेकिन उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को चुनती, वो एक जीवन के लिए रिसर्च का विषय हो सकता है मेरे लिए, लेकिन बहुत वो बात मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा कि वो भी क्रेडिट लेते, मैं भी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी। अब अंतिम दौर पे आते हैं शेखावत जी, कुछ 2-3 मेरे प्रश्न रहेंगे। आपकी विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी पूरी टीम घूमी, चाहे खाचरोद हो, चाहे नागदा हो, चाहे ग्रामीण हो, सबसे बड़ा एक ही मुद्दा मिला, वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को लेके आपकी क्या आगे की प्रोसेस है, आप कैसे देखते हैं बेरोजगारी को, और आप क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे समाप्त हो सकती है? देखो, बेरोजगारी मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है उसमें माननीय कांग्रेस के वर्तमान के विधायक की बहुत बड़ी असक्षमता रही है उनमें। उसका कारण ये है कि वो जब विधायक थे, जब भारत कॉमर्स फैक्ट्री बंद हो गई, वो कुछ नहीं कर पाए। फिर उनके समय पे करीबन 1000-1500 लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, VRS दे दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया तो वर्कलोड उनके समय लद गया। फिर अभी कोरोना के समय में फैक्ट्री ने एक बड़ी चतुराई के साथ में 2-2.5 हजार ठेकेदारी श्रमिकों को उन्होंने बाहर कर दिया। ये वर्तमान में विधायक है, ये कुछ नहीं कर पा। जब इनकी सरकार होती है और गलती से अगर ये विधायक नहीं होता तो ये कहते थे मैं विधायक नहीं हूँ, सरकार मिले मेरी, मैं क्या करूँ। और ये जब विधायक होते हो, सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे ढोल देते हैं। जब इनकी केंद्र की सरकार होती है और कुछ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है तो ये कहते थे मैं विधायक नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होती तो ये कहते थे आपके जेठिया जी मंत्री है, मैं क्या करूं। तो कुल मिला के ये बहुत चतुराई के साथ में जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि जैसे भगतपुरी का औद्योगिक क्षेत्र है, वो औद्योगिक क्षेत्र बहुत पहले घोषित हो गया, लेकिन 10-1 साल तक उस पर एक भी उद्योग नहीं डल पाया। डला इसलिए नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ना वहाँ सड़कें थी, ना लाइट था, ना पानी था, कुछ नहीं था। उसके कारण उद्योग नहीं डल रहे थे। मैं जब 2013 में विधायक बना तो फिर मैंने वहाँ ग्रिड बनाया सबसे पहले, फिर वहाँ सड़कें बनाई, वहाँ फिर पानी की व्यवस्था करी। उसके कारण आज वहाँ पे लगभग मेरे को लगता है 30-40 उद्योग चल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर सोचा मैंने फिर फंडाखेड़ी के औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराया, उसका बजट आवंटन करा लिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि छोटा मोटा कुछ काम हुआ और फिर सरकार कांग्रेस के बन गई, दुर्भाग्य से विधायक बन गए, फिर काम अटक गया। फिर अभी सरकार हमारी बनी तो फिर मैंने वहाँ रोड्स, बाउंड्री वाल और ग्रिड और लाइट और ये सब उसका भी ओपनिंग होगा। ऐसे ही हमने कैतनारिया के अंदर एक बहुत बड़ा भूभाग पड़ा है, वहाँ पर हमने एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा ये था कि हमारे यहाँ धीरे धीरे हमने, एक समय था जब कुमार मंगलम बिरला जी हमारी इन्वेस्टर मीट में इसलिए नहीं आते थे कि उनका सबसे पुराना मदर जो कंसल्ट है, उनकी जो मदर संस्था है नागदा, उसके 50 किलोमीटर की एक भी रोड ठीक नहीं थी। नागदा से जावरा खराब, नागदा से उज्जैन खराब, नागदा से मेदपुर खराब, नागदा से खाचरोद खराब, खाचरोद से रतलाम खराब, खाचरोद से रुनीजा खराब, सारी रोडें खराब। और उनको नाराजगी थी इस बात की, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक नहीं मिलते थे, इतनी रोड खराब थी। हमने सारी रोडों को ठीक करा। फिर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हर साल 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना फैक्ट्री बंद होती थी पानी की कमी के कारण। मैंने 2000 करोड़ की नर्मदा शिप्रा चंबल लिंक योजना मंजूर कराई, जो मुझे लगता है कि 2023 या 24 तक वो पानी आ जाएगा। तो धीरे धीरे हमने सारे हिंदुस्तान के जितने बड़े औद्योगिक घराने, उनको मैंने पत्र लिखा कि अब नागदा, चूँकि हमारा एक रेलवे का सेंट्रल जोन है, नागदा में सड़कें अच्छी हो गई है, बहुत सारे संसाधन हो गए, पानी की व्यवस्थाएं ठीक हो गई, उसके कारण आप लगाइए। तो अब धीरे धीरे यहाँ रोजगार के अवसर कैसे सर्जन हो, आप कल्पना करिए। देखो क्या रहता है कि जनता को कुछ एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार कैसे मिलता है। माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में 24 घंटे गाँव में और 8 घंटे सिंचाई के लिए लाइट मिलने लगी।
जी। क्योंकि हमने डैम्स बनाए, उसके कारण पानी का जल स्तर बढ़ा, ट्यूबवेल्स वगैरह हो गए, तो किसान को बिजली चाहिए, पानी चाहिए। हमने खाद की नीम कोट करने के बाद खाद पर्याप्त मिलने लग गया। तो ये 2-3 चीज़ें जो किसानों को मिल जाए तो वो अपने उत्पादन को बढ़ा देते। और आपको आज मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश के जो 3-4 मटर फली के उत्पादन केंद्र है, उसमें एक नागदा खाचौद विधानसभा भी। और उसमें मुझे लगता है कि मटर फली के सीजन में कम से कम 5 से 7 हजार या 10,000 मजदूरों को फली को तोड़ने के लिए रोजगार मिलता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की अच्छी योजनाओं के कारण से रोजगार का सर्जन हुआ। 8-10 हजार परिवार हमारे यहाँ पे मटर फली को तोड़ते हैं। फिर फूलों की खेती होने लगी। तो इस प्रकार से ये जो पानी की उपलब्धता के कारण, बिजली की उपलब्धता के कारण लहसुन प्याज का उत्पादन बढ़ गया। तो लहसुन चोपने के लिए भी मजदूरों की आवश्यकता होती है, प्याज को चोपने के लिए भी आवश्यकता होती है और उनको उखाड़ने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो साल भर से अप्रत्यक्ष रूप से कई रोजगारों का सर्जन हमने यहाँ पर करा। और आने वाले समय में इस प्रकार की कई योजनाएं जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ पे रोजगार मिलेगा। अंतिम क्षण पर आ चुके हैं जगह जी हम। एक सवाल है, 2023 में क्या शेखावत जी वापिस आएंगे? और अब कुछ नए शेखावत जी भी आ चुके हैं, तो क्या शेखावत जी यदि जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य उनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा 23 के बाद का? देखो, नए और पुराने शेखावत जी का कोई अर्थ नहीं। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता हूँ। इसलिए जो भी निर्णय होगा मैं स्वीकार करूँगा। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और फिर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक भी जीतेगा। और हम एक नए विजन के साथ में, जैसे अभी हमने सड़कों का एक टारगेट करा, हमने गांव में, आप ये देखो कि मैं जब विधायक बना था तो शायद पूरे विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं था जहाँ स्ट्रीट लाइट हो। मैंने एक बार बैठक ली और बहुत सख्ती के साथ अधिकारियों को कहा मुझे 7 दिन के अंदर हर गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट चाहिए। मेरी विधानसभा में एक भी गाँव नहीं था जहाँ पीने का पानी की जनरल योजनाएं थी। तो ये इस प्रकार की स्वास्थ्य का 40 साल 50 साल पुराना जर्जर नागदा खाचौद दोनों में अस्पताल थे। नागदा खाचौद में बस स्टैंड नहीं थे। तो ऐसी इतनी सारी चीजें जो थी ही नहीं, लेकिन हमने 5 साल में एक हमारा रोड मैप तैयार करा और 5 साल के अंदर हमने इतिहास रच दिया। और इसलिए अब जो बचे उचे हैं, लेकिन प्राथमिकता के साथ में जहाँ जहाँ हम जल स्तर को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा 60-70% आबादी गाँव में निवास करती है। और गाँव में अगर हम हर खेत तक पानी, बिजली या अच्छी व्यवस्थाएं, तो जो पलायन गांव से हो रहा वो पलायन शायद हमारा नहीं होगा। कुछ गांव की अभी भी मुझे लगता है कि रोडों की और अच्छी बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रोड तो सब गांव में टच हो गए, लेकिन और बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो आदमी को आने जाने में सुगमता होगी। फिर हमारे नए उद्योग किस प्रकार से यहाँ पे और आ सके, औद्योगिक क्षेत्र कैसे घोषित हो सके, उससे रोजगार का हमारा सर्जन हो। फिर एक हमारा विजन होगा कि हम शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए शिक्षा के उसमें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से सीएम राइजिंग स्कूल खाचौद में भी मंजूर हुई है, हमारी होगी कि हम नागदा में एक बेहतर स्कूल हम निर्माण कर सके। आने वाले समय में आप मान के चलिए कि हम नागदा को किसी भी कीमत पे जिला बनाएंगे और जिला बनने के बाद में बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने आप जिले के मापदंड के हिसाब से हमें मिलेगी। तो इस प्रकार से एक विकसित सुव्यवस्थित विधानसभा कैसे हो जो मॉडल के रूप में पहचानी जाए मध्य प्रदेश में, वो एक हम सब लोगों का सपना है भारतीय जनता पार्टी का, और वो सपना जरूर पूरा हो। अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा, नागदा खाचौद में बहुत युवा हैं जो भविष्य के दिलीप शेखावत बनना चाहते हैं, तो आपका युवाओं को क्या संदेश है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सपने देखो, और जब आप सपने देखोगे तो अपने लक्ष्य को बड़ा करोगे, और जीवन में हमेशा अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि कभी भी डिमांड वाले कार्यकर्ता मत बनो कि मुझे ये पद दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो। मुझे कमांड वाला कार्यकर्ता पसंद है। मैं खुद भी कमांड पसंद करता हूँ। मैं अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहता हूँ। व्यक्ति अगर कर्म से और पुरुषार्थ से प्राप्त अगर लक्ष्य को करेगा तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर उसके साथ खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत जी, आपने आपका कीमती समय निकाला। और हम आज आशा करेंगे कि 2023 जो विधानसभा का चुनाव रहेगा उसमें आपसे एक बार और मुलाकात हो और इन्हीं विषयों को लेकर आपकी विधानसभा में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।